आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। आज बराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में हमारी मेहमान एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुल्क की सियासत और बिलखसूस सूबा सिंध की सियासत में उनका एक अहम किरदार रहा है और बल्कि है भी। सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर की हैसियत से ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ बाखूबी अदा करती रहीं। आवाम के मसाइल को अपने मसाइल समझते हुए इन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करके उन लोगों को उनका हक दिलाने में किसी से भी पीछे नहीं रहीं और ना ही हिचकिचाईं। आज भी अगर कहीं कोई मसला होता है तो उनकी आवाज़ सबसे पहले उठती है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक शैला रज़ा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रीमा जी, इतना खूबसूरत आपने तारुफ कराया और मुझे ये कहना चाहिए कि आप बहुत प्यारी लग रही। अगर नहीं कहा तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये आपका हुस्न नज़र है और आपका बड़ापन है, क्योंकि लोगों को कुछ अच्छा भी नज़र आए मगर उनका ज़र्फ़ बड़ा छोटा होता है। नहीं। मगर आपका दिल भी बड़ा, आपका ज़र्फ़ भी बड़ा, और तभी इतनी बहादुरी के साथ आप ऐसे मर्दों का मर्दाना वार मुकाबला करती हैं और सामना करती हैं। मैं ज़नाना वार मुकाबला करती हूँ। औरत कम नहीं है किसी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उन्हीं को आप बड़े दबंग तरीके से जवाब देकर खामोश करवा देती हैं। तो ये ताकत, ये एनर्जी क्या पहले दिन से आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा? पहले दिन से भी हो सकता है, पहले पता नहीं था, लेकिन जिस दिन मैं अरेस्ट हुई तो उस वक्त मेरी उम्र इतनी नहीं थी और इंसान हर चीज़ के साथ, उस दिन मुझे पता चला कि मैं बहादुर हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक रिवायती रवैया हमारी पुलिस का था, जब मुझसे उस तरह से मुखातिब किया गया तो मैंने कहा मुझसे तमीज़ से बात करो। और जब बहुत ज़्यादा गलत तरीक़े से कुछ बातें की गई तो मैंने पलट के जवाब दिया। तो मुझे हैरानी ये थी कि ये मैंने कैसे कर लिया, बाद में मुझे पता चला। लेकिन मेरे कॉलीग हैं, मिनिस्टर हैं, और सईद गनी कौन नहीं जानता, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में कहा कि शैला रज़ा तो पागलों की तरह बहादुर है। तो मैंने कहा ये नेगेटिव कमेंट्स हैं। लेकिन एक तरह से उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की कि कोई गलत बात देखो तो मुझे ये अच्छा लगा उस दिन। और मुझे पता नहीं था कि वो मुझे इस तरह बहादुर समझता है कि मैं, तो बड़ी बात होती है कि आप एक असीर की हैसियत में है और आपके सामने जो सबसे बड़ा ताकतवर है वो एसपी है, जो है आपसे बात कर रहा है और आपको मुखातिब इस तरह कर रहा है कि आपको एक तरह से वो बहुत ही निचले दर्जे पे ले जा रहा है और आप उसकी आंखों में आंखें डाल दें और फिर उसको बताएं कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि मैं बहादुर हूँ। और फिर ये है कि आप जिन लोगों के साथ होते हैं, जिन लोगों को देख रहे होते हैं, जिनको फॉलो कर रहे होते हैं, आप में उनका असर ही होता है, इसीलिए तो आप उन्हें फॉलो करते हैं। तो हम तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फॉलो करने वाले लोग हैं और सियासी तौर पे। जी मैं बिल्कुल इस तरफ भी आऊँगी। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये रमज़ान आम जितने भी हमारी ज़िंदगी में रमज़ान गुज़रे आम दिनों से बहुत मुख्तलिफ है। तो आप ये बताएं कि ये वक्त कैसे गुजार रही हैं और क्या मसरूफ़ियात हैं आज? 15 रमज़ान तक तो मैं काफ़ी मसरूफ़ रही क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का चार्ज मेरे पास था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को ऐसे राशन देते ही वे अपना फ़ोटो बनवाएं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो राशन जा रहा है और उसकी क्वालिटी आप चेक करें। जो एक गवर्नमेंट ने क्वांटिटी बताई है 10 आइटम्स हैं, वो आप चेक करें। और उस वक्त जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आप ये देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत मसला था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मसला था। और मेरे साथ जो 2 एसी थे वो काफ़ी छोटे हैं, एक खातून है लड़की और एक लड़का, वो दोनों छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने हैंडल किया। और फिर 17 रमज़ान से ज़रा मुझे दूसरी तरफ लगना पड़ा क्योंकि काम भी ख़त्म हो चुका था और कपड़े मैंने नहीं बनाए हैं और ये हकीकत है। और कुछ भी पहने आप अच्छी लगती हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है कि जुमतुल विदा का सूट बन जाए
और सारे साल इंसान कपड़े बनाता है, तो ईद पे नया पहन ले, और जुमतुल विदा का तो हिसाब भी नहीं होता है। और मैं ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन मैं तमाम लोगों से इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं बाज़ार जाऊँगी तो यकीनन मैं कुछ अभी तक मैं जो हूँ वो कोविड नेगेटिव हूँ। ये ना हो कि कोई ऐसे लोग हों जिनसे मैं ख़ुद कैरी कर लूँ और फिर मेरे घर में दूसरे लोग हैं उनको मुश्किल उठानी पड़े, और उनसे भी ज़्यादा उन डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स के लोगों को मुश्किल उठानी पड़े जो अपने घर वालों से अलग होकर हमारे लिए खड़े हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ तमाम लोगों से, ईद की असल खुशी ये है कि हमने रोज़े रखे हैं, हमने इबादत की है, हमने कुरान शरीफ पढ़ा है, तर्जुमा पढ़ लें एक दफ़ा के बाद, एक दफ़ा अरबी पढ़ें तो एक दफ़ा तर्जुमा ज़रूर पढ़ा करें। और उसके बाद सच्ची खुशी यही है कि हमने रोज़े रखे और उसके बाद ये दिन नसीब हुआ तो कपड़े हम फिर बना लेंगे, फिर आगे चढ़ जाएंगे। और जो कपड़ों के पैसे हैं, अगर कोई फैमिली में ऐसा है कि जिसके यहाँ उससे राशन आ सकता है तो उसको भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। फैमिली में, आपके जानने वालों में, तो ये बातें छोटी छोटी हैं और लोग समझते हैं कि सियासतदान के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो अपनी नींदें हराम करे और जो लोगों के लिए खड़ा रहे वही असल सियासतदान है। बेशक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बजा कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि आप माशाल्लाह खुश ज़ौक़ नज़र आती हैं, खुश लिबास नज़र आती हैं, तो ये जो कपड़ों की सिलेक्शन है ये आपकी अपनी होती है या शौहर साहब की पसंद? ज़्यादातर अपनी होती है, और एक ज़माना था कि मैं कटिंग और स्टिचिंग भी खुद करती थी, और आजकल भी कर रही हूँ क्योंकि घर पे हूँ। मेरी भतीजी जो है वो टॉम बॉय है और उसके पास गर्मियों के कपड़े नहीं थे और पैंडेमिक स्टार्ट हो गया। मैंने अपने कपड़े काटे घर में बैठ के और उसको स्टिच करके दिए, और कुछ एक दो मेरे पास चीज़ें रखी हुई थी जो मेरे घर में मेड है उसके स्टिच करके दिए। तो ये एक मौका मुझे मिला, तो कपड़े मैं खुद ही, एक वक्त मैंने बुटीक भी खोला था लेकिन वो चला नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रांड नहीं बन सका, आपने शायद उस तरह से तशहीर नहीं की या वो लवाजमत पूरे नहीं किए जो इस चीज़ की डिमांड है। और दूसरे ये कि मेरी कोशिश ये थी कि मैं वर्किंग वुमेन ड्रेसेस जो है उनको इंट्रोड्यूस कराऊं, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ही अम्ब्रेला स्टाइल में लॉन्ग जैसे आपने पहनी हुई है ये चल रहे थे। तो वर्किंग में भी हमारे यहाँ लोग ये पहन के आते हैं, बस में भी यही पहन के चढ़ जाते हैं, दूर से बिल्कुल इतने घेर में आ रहे होते हैं, ऑफिसेज़ में भी। तो मेरा अपना ये ख्याल था कि वर्किंग वुमेन का ड्रेस जो है वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, वो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके प्रोफेशन के हिसाब से होना चाहिए। 3/4 स्लीव्स होनी चाहिए, और जो अच्छा ये तो आपने बात की कि आप दूसरों के लिए क्या पसंद करती हैं, लेकिन जो आपको पसंद करते हैं और आपको ब्याह कर अपने घर ले गए, मुझे बताएं कि अगर उन्होंने कभी कह दिया कि भाई शैला आज ये कलर नहीं पहना और आपका दिल है कि मैंने यही पहनना है, तो इस इख्तिलाफ को कैसे डील करती हैं? आपको अक्सर मैं डार्क कलर्स में नज़र आती हूँ तो समझ लें वो उनकी पसंद है। उनकी पसंद और जब मैं लाइट कलर्स में नज़र आ जाऊँ तो समझ लें मेरी पसंद है। एक दफ़ा मुझे चांद रात पे गिफ्ट मेरे लिए लेकर आए 2 रेड लिपस्टिक्स 2 रेड नेल पॉलिश, क्योंकि 2 रेड लिपस्टिक्स और 2 रेड नेल पॉलिश, क्योंकि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे पास कोई अच्छी लिपस्टिक और नेल पॉलिश नहीं है। तो बच्चे भी छोटे थे उस वक्त, मरहूम दोनों, तो मैं नहीं गई बाज़ार, और तो चांद रात पे मेरे लिए ये 2 तोहफे आए, 2 रेड लिपस्टिक्स, 2 रेड नेल पॉलिश। और एक दफ़ा ये जो हमारे इयररिंग्स हैं ये बड़े बड़े अब तो चली गए, जब शुरू में ये चले तो मैं वाह कैंट में थी, तो मैं वहाँ पे गई तो मुझे अच्छे नहीं लगे। आप जैसे कोई चीज़ लेने लगते हैं तो आपको अच्छे नहीं लगती, तो मैंने नहीं लिए। वापस आके मैंने कहा कि थे लेकिन है ना बिल्कुल अच्छे नहीं थे। थोड़ी देर में जो मैं रिजेक्ट करके आई थी वही चीज़ें मेरे लिए आ गई वो लेकर आ गए और फिर आपने पहनी। अच्छा मैं थोड़ा और पीछे की तरफ जाऊंगी, आपकी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई, तो ये बताइए कि शादी से पहले आपने इनको देखा था और जब सास आई, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी था
बल्कि है भरम। और भरम में हमारा ये तभी हम जो हमारे डॉक्टर वजाहत साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और डॉक्टर फरहा नाज से कि हर एक का दिल करता है, हर सास का, हर माँ का, कि मैं अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लेकर आऊँ। तो जब आपको लेकर गया और छोटी उम्र में शादी हुई, तो उस वक्त क्या घर में इख्तलाफ किया कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, रेजिस्ट किया आपने? मेरी छोटी उम्र नहीं थी, ये पहली दफ़ा कोई औरत कहेगी। ये वाकई खातून पहली बार कह रही हैं। मास्टर्स फाइनल था मेरा, और मैं अपनी शादी से पहले ये कहा करती थी कि मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। एक तो मैं जो समझती हूँ वो कह देती हूँ, और इसके अलावा ये कि मैं खासी मतलब अब घर में हर तरह के बच्चे होते हैं ना, मैं खासी ये कहना चाहिए दबंग टाइप थी आप? दबंग थी, मुझे काम नहीं करना। और मेरी 2 बहनें, एक छोटी और एक सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद 2 भाई हैं, फिर मेरा नंबर है। तो घर में आपका चौथा नंबर हो तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती है। तो मैंने ना कभी काम नहीं किया। मारू जानू, ये आपके लिए नहीं कह रहे, मेरी जो तीसरे नंबर की बहन है वो हमेशा ये कहती है कि पहली बेटी और लास्ट वाली, बीच वाली जो होती है ना, उनको माँ बाप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मैंने ना काम नहीं करना, मुझे तो लगता है कि पिटाइयाँ भी बीच वाले ज्यादा लाडले होते हैं। हाँ, इस पे मेरी पिटाइयाँ भी हुई। और मेरे अच्छा, बारे पहली में पिटाई कब हुई शैला जी? बहुत हुई, अब क्या बताऊँ। नहीं, वो पहली वाली कोई एक पिटाई जो याद हो कि अम्मी ने मुझे इस गलती की वजह से ये पिटाई याद की? है कि मोहल्ले में हमारी दोस्त वगैरह थी, उनके भाई ने बाइक ली, तो उसने अपनी बहन को भी बिठाया, मुझे भी बिठाया, हम सबको बिठाया, और उसके बाद बाइक चलाई। तो उसका भी नया नया शौक़ था, हम सब गिर पड़े। तो जब मैं घर आई तो अम्मी ने मेरी पिटाई की। कि बाइक पर बैठने की वजह से पिटाई। क्यों बैठी? तुम्हारे अब्बा के पास भी तो बाइक है ना। बिल्कुल सही कहा माँ ने। तो फिर क्या उसके बाद एहसास हुआ कि जो माँ बाप नहीं, उस वक्त इतनी छोटी थी कि वो जो घुटने उठने छिले थे उसी में ही लगी रही, पिटाई भी हो गई और घुटने वगैरह भी छिले थे। अच्छा, कौन सी ऐसी शरारत जो आज भी याद आती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है? बहुत सारी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरी ये जो हरकतें थीं, इससे मेरे ख़ानदान की ख़वातीन बुज़ुर्ग का ख़्याल था कि मेरा घर तो बसेगा नहीं और मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा, सास जो है वो मुझे छोड़ देगी, और इससे कौन शादी करे, वही होगा जो बेचारा कर लेगा। एक निकल आया दिल वाला, अरे बता। 28 साल हो गए माशाल्लाह मेरी शादी को, और हम बहुत सारी चीज़ों पे लड़े। और मनाने में पहल कौन करता है? अक्सर ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम लड़े क्यों थे, और ये बड़ी खास बात है कि बैठे भी लड़ाई नहीं चलता कि लड़ाई किस वजह से हुई। हाँ, बैठे बैठे भी हो जाती है। खैर मैं मना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वो माहौल पसंद नहीं है। अब जो है ना, मैं कम से कम कह सकते हैं कि 4-4.5 साल से मैंने कहा है कि भाई अब दोनों बूढ़े हो गए। आपको लगता नहीं कि ऐसा होता है कि जब आपके अंदर रियलाइजेशन हो और आप ऐसी बातें भूलने के आदी हो कि कड़वी बातें याद ही नहीं रखनी? हाँ, मतलब जब मैंने एक शादी हुई है जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेरी मर्ज़ी शामिल है, और अब्बा ने चलते वक्त रिवायती अब्बा ने कह दिया था मरहूम कि मैं तुम्हें जितना पढ़ा लिखा सकता था मैंने पढ़ा लिखा दिया, ये ना हो कि रोज़ झगड़े हो तो तुम मेरे पास आओ। अपनी फ़हम और फरासत से काम लेना, अपनी राय ज़रूर रखना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी राय मानी जाए, लेकिन अपने आप को जस्टिफाई ज़रूर करना। और लेकिन जिस दिन तुम्हारे किरदार पे बात आए और तुम्हारे ऊपर हाथ उठे, उस दिन ये घर खुला हुआ है। तो जब मैंने देखा कोई रास्ता ही नहीं है तो मैंने अपने आप को बेहतर किया। वैसे भी मुझ में चेंजेस आ चुकी थी जेल जाने से। मैंने 4 महीने तकरीबन जेल में काटे हैं, और 27 या 28 दिन मैंने CIA सेंटर में काटे हैं। तो मुझे बर्दाश्त बहुत है। आप जेल कैसे गईं और जेल में आपका टाइम कैसे गुजरा, इस हवाले से शैला रज़ा साहब से पूछेंगे उनका जवाब, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद।